सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 7 फरवरी। लेकिन आज की क्लास के अंदर भी हम लोग साथियों 2 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, 6 और 7 फरवरी के। क्योंकि कल भी दोस्तों आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर भी हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। और आज की क्लास भी साथियों आप लोगों की महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास से भी आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। और आज हमारे पास लगभग 13 से 14 करंट अफेयर्स की न्यूज है, तो सभी को हम लोग इसी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले मैं एक बार आपको 5 फरवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर ही। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि दोस्तों याद करिए, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो वर्ल्ड डी बेवर है, इन्होंने अभी किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो ये दोस्तों बेल्जियम के रूप में ली थी। द्विपक्षीय सेना अभ्यास के बारे में बताया था मैंने आपको, एक ओवरन। और ये जो एक ओवरन अभ्यास है, ये बारी बारी से 2 देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। यानी कि एक बार तो ये भारत के अंदर आयोजित किया जाता है और एक बार ये आयोजित किया जाता है तो मालदीव के अंदर। तो इस बार इसका जो एक ओवरन अभ्यास का आयोजन है, ये मालदीव के अंदर किया जा रहा है और ये भारत और मालदीव के बीच में होता है। अभी नवीनतम जो आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण है, इसके अनुसार देश में जो बेरोजगारी दर है जनवरी 2025 में, ये 6% से कम होकर अब कितनी हो गई है, तो 3.2%। वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में बताया था मैंने आपको, हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय बजट में साथियों जो समुद्रयान मिशन है, इसके लिए भी कितनी धनराशि आवंटित की गई थी, तो 600 करोड़ रुपए की। बाद में बीमा क्षेत्र के लिए जो एफडीआई है, इसकी सीमा भी 74% से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो 100%। किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने अभी 2025 में चावल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा जो आपातकाल है ये घोषित किया था, तो फिलीपींस देश ने। 2025 के बजट में अभी भारतीय रेलवे को कितने रुपए आवंटित किए गए, तो 2.92 लाख करोड़ रुपए। टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 के बाद बताया मैं आपको, इसका खिताब भी किसने जीता है, तो आर प्रज्ञानंद ने। इंडियन अमेरिकी जो गायिका है जिनका नाम है चंद्रिका टंडन, इनको भी किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला था, तो त्रिवेणी एल्बम के लिए। हाल ही में भी एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था और इस पुस्तक का क्या नाम है, तो द महात्मा मैनिफेस्टो। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो द महात्मा मैनिफेस्टो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो राजेश तलवार। और लास्ट 12वां क्वेश्चन बताया था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी को लागू करने वाला अब दूसरा जो राज्य है ये कौन सा बनने जा रहा है। दूसरा राज्य कर्नाटक बनने जा रहा है, जबकि पहला कौन सा था, तो पहला साथियों केरल था। आई होप आपको 5 फरवरी के जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे वो सारे के सारे क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा। और आज का आपका जो पहला ही क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत का पहला जो सफेद बाघ प्रजनन केंद्र है ये कहां पर खोला जाएगा। तो ये खोला जाना है मध्य प्रदेश के रीवा के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझिए। देखिए साथियों जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, इसने भी मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है, यहाँ पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है। हालांकि साथियों इस परियोजना को 2011 में क्या है कि सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई थी और इसे गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा। गोविंदगढ़ की बात करें तो गोविंदगढ़ में मुकुंदपुर के जो सफेद बाघ सफारी है इसी के पास में स्थित है। और रीवा को दोस्तों सफेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है। तो खाली दोस्तों खाली आप इतना याद रखिएगा, आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि भारत का पहला जो सफेद बाघ प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर खोला जाएगा, तो मध्य प्रदेश के रीवा के अंदर। बात करते हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में, तो मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, तो मुख्यमंत्री साथियों यहाँ के डॉक्टर मोहन यादव। राज्यपाल भी मैंने आपको कई बार बताया जो कि मंगू भाई सी पटेल। और राजधानी आप सभी जानते हैं जो कि भोपाल। अब आज के हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत ने 2025 के लिए जो संयुक्त राष्ट्र है इसके नियमित बजट में अभी कितना योगदान दिया है। तो भारत इसमें हर साल योगदान देता है और 2025 के लिए भारत ने जो है इसमें 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। और भारत साथ ही संयुक्त राष्ट्र के उन देशों में शामिल हो गया है जो कि समय पर पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के बजट में अपना योगदान देते हैं। और इस बार भारत ने 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है।
अब कुछ मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको दिसंबर महीने के अंदर पढ़ाया था कि भारत संयुक्त राष्ट्र की जो सांख्यिकी समिति है इसके लिए अभी बिग डेटा में शामिल हो गया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछे आप लोगों से, हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और याद करिए मैंने आपको जनवरी 2025 के अंदर ही बताया था कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है इसको घोषित किया था। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इसी से रिलेट कर याद रखिएगा। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का आपका जो तीसरा क्वेश्चन है ये पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो चमन अरोड़ा है इनको भी किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2024 ये भी डोंगरी भाषा में दिया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यदि आप लोगों से पूछ ले कि ये जो चमन अरोड़ा है इनको किस साहित्य के लिए ये डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है, तो इनके साहित्य का नाम है एक होर अश्वत्थामा। इसी साहित्य के लिए इनको डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है 2024। और साहित्य अकादमी पुरस्कार में बात करें तो एक ताम्र पट्टिका और 1 लाख रुपए की नगद इनामी राशि दी जाती है। अच्छा दोस्तों ये प्रदान कब किए जाएंगे, तो 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली के अंदर। बात करते हैं हम लोग डोंगरी भाषा के बारे में। तो डोंगरी भाषा को जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में बोला जाता है। और जबकि साथ ही डोंगरी जो भाषा है इनको साल 2003 के अंदर 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वैसे तो साथ ही 92वें संविधान संशोधन से 2003 में 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। 4 भाषाएं कौन कौन सी थी, तो एक तो थी बोडो, दूसरी थी इसमें डोंगरी, तीसरी थी मैथिली और चौथी थी संताली। तो उनमें से ही एक है ये डोंगरी। और इसको 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के बारे में रिवाइज करा देता हूँ। हालांकि मैंने दिसंबर महीने के अंदर आपको सभी भाषा के बताए थे, लेकिन मैंने आप लोगों को बोला भी था कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम के लिए ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और डोंगरी भाषा का रहने वाला है। जिसमें हिंदी का किसे मिला था, तो गगन गिल को। और किस उपन्यास के लिए, तो जब तक आई बहार के लिए। अंग्रेजी के लिए किसे मिला था, तो ईस्टर्न कीरे को। और किस उपन्यास के लिए, तो स्पिरिट नाइट के लिए। और जबकि संस्कृत के लिए किसे मिला था, तो भास्कर चस्तिम कविता के लिए दीपक कुमार शर्मा को। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा और आप लोग उससे पूछ रहा है कभी भारत के पहले कैंसर जीनोम एटलस को किस संस्थान ने लॉन्च किया है। तो ये भारत का पहला है कैंसर जीनोम एटलस और इसको जो लॉन्च किया है ये भी आईआईटी मद्रास ने किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो साथियों भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस है ये प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए है। अच्छा इसको विकसित किसने किया है, तो कर्किनोस हेल्थ केयर, चेन्नई बेस्ट क्लिनिक और कैंसर रिसर्च एंड लीव ट्रस्ट के सहयोग से इसको विकसित किया है। अब ये आईआईटी से संबंधित करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो ये मैंने सारे के सारे आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए हैं, आईआईटी से संबंधित हैं। जैसे कि याद करिए मैंने आपको बताया था कि जो आईआईटी गुवाहाटी है इसने भी जीवित कोशिका में मरकरी का पता लगाने के लिए एक नैनो क्रिस्टल विकसित किया था। इसके अलावा आईआईटी मद्रास की बात करें तो इसने भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी की थी और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला शोध संगठन भी बना था। भारत का पहला मैंने आपको हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बताया था, ये आईआईटी मद्रास में बनकर तैयार हुआ था। और आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो इसके शोधकर्ताओं ने मीथेन डाइऑक्साइड को जैव ईंधन में बदलने की तकनीक भी विकसित की थी। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। आज का 5वां क्वेश्चन भी साथियों आपको महत्वपूर्ण है, इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो सिमोना हालेप है इन्होंने भी फरवरी 2025 में जो पेशेवर टेनिस है इससे संन्यास की घोषणा कर दी है। आप लोगों को ये बताना है कि जो सिमोना हालेप है इनका संबंध किस देश से है। तो ये दोस्तों रोमानिया की है सिमोना हालेप और इन्होंने अभी पेशेवर टेनिस से क्या है कि संन्यास की घोषणा कर दी है। पहले आप लोग इमेज में देखिए सिमोना हालेप को। ये दोस्तों आपको सिमोना हालेप दिखाई दे रही है। इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम के खिताब जीते हैं। एक तो इन्होंने 2018 के अंदर फ्रेंच ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था
और 2019 के अंदर जीता था इन्होंने विंबलडन ओपन का खिताब। तो ये 2 ग्रैंड स्लैम विजेता है सिमोना हालेप, और ये रोमानिया की है, और इन्होंने क्या है कि अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। अब एक बार दोस्तों मैं आपको हाल ही में लिए गए संन्यास खिलाड़ियों के बारे में रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि दोस्तों सुनील छेत्री का नाम करिए, याद करिए, ये इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी थी। रोहन बोपन्ना ने अभी टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी थी। अश्विनी पोनप्पा की बात करें तो दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी है, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। विनेश फोगाट ने अभी कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी थी। पीआर सीरीज की बात करें तो भारतीय हॉकी टीम के महान गोलकीपर थे, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। शिखर धवन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी थी। वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो ने भी सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। रानी रामपाल ने भी अभी संन्यास ले लिया हॉकी से। मैथ्यू वेड की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये किस देश के थे तो ऑस्ट्रेलिया के। और अभी भारतीय दिग्गज जो स्पिनर है रविचंद्र अश्विन, इन्होंने भी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास की भी घोषणा कर दी है। आज का छठवां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा, और आप लोगों से पूछ रहा है कि भी किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया है। तो ऐसा करने वाला साथियों जो देश बना है जिसने अभी आधिकारिक तौर पर खुद को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है, ये बना भी कर्नाटक राज्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस प्रश्न के बारे में आप लोग आगे समझिए। और अभी कर्नाटक ने आधिकारिक तौर पर क्या है कि खुद को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है, क्योंकि साथियों यहाँ पर आखिरी जो नक्सली है लक्ष्मी, इसने भी 3 फरवरी 2025 को कर्नाटक का जो उडुपी है यहाँ पर आत्मसमर्पण किया है। और लक्ष्मी की बात करें तो कर्नाटक के ए श्रेणी के नक्सली है, और कर्नाटक के जो ए श्रेणी के नक्सली है ये आत्मसमर्पण पैकेज के तहत 7 लाख रुपए पाने के हकदार है। अब बात करते हैं हम लोग कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक का जो गठन है 1 नवंबर 1956 के अंदर हुआ था। मुख्यमंत्री मैंने आपको कई बार बताया जो कि सिद्धारामैया है। राज्यपाल पूछिए आप लोगों के तो थावरचंद गहलोत है। लोकसभा की सीटों की संख्या आप लोगों को याद रखनी है, यहाँ पर 28 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 12 है, और जबकि विधानसभा की सीटों की बात करें तो 224 है। जबकि दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद भी है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है कि 6 राज्यों में विधान परिषद भी है, और यहाँ पर विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है तो 75। अब हम लोग कर्नाटक से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि साथियों बात में सबसे ज्यादा सार्वजनिक जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है ये कहाँ पर है तो कर्नाटक राज्य के अंदर। कर्नाटक ने अभी 21 वर्ष की कम आयु के लोगों के लिए जो हुक्का और तंबाकू के उत्पाद है इन पर प्रतिबंध लगा दिया था। गृह लक्ष्मी योजना पूछे ये भी कर्नाटक के अंदर शुरू की गई थी। सभी आवासीय स्कूलों का भी नाम बदलकर कर्नाटक के अंदर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया था। और कर्नाटक ने भी गौणाक्षी जो ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली है ये भी शुरू की थी। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज के 7वें प्रश्न पर दोस्तों आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन तो वन लाइनर है लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 40 साल के इतिहास में मिसेस वर्ल्ड प्रतियोगिता में जो पहली अश्वेत महिला है अभी कौन बनी है। तो नाम है दोस्तों उनका तशेगो गिले। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है तशेगो गिले, जो कि भी 40 साल के इतिहास में मिसेस वर्ल्ड प्रतियोगिता में पहली अश्वेत महिला बनी है। तो खाली दोस्तों आप लोग इतना ही याद रखिएगा। और ये सोवियतों की है, और इन्होंने भी लास वेगास में क्या है कि खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है, जो कि प्रतियोगिता के 40 साल के इतिहास में पहली अश्वेत मिसेस वर्ल्ड बनी है। तो याद रखिएगा। अब आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का 8वां क्वेश्चन भी साथियों आप लोगों का महत्वपूर्ण है, इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि कोलकाता में भी जो पूर्वी सेना का मुख्यालय है जिसका नाम है फोर्ट विलियम, इसका भी नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। तो अब इसका जो नया नाम है ये विजय दुर्ग कर दिया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो दोस्तों इसका जो पूरा नाम है जी स्वर्णिम विजय दुर्ग है, लेकिन खाली आप लोग विजय दुर्ग याद रखिएगा, जो कि कोलकाता में पूर्वी सेना का मुख्यालय है। और यदि आप लोगों से पूछे कि ये जो विजय दुर्ग नाम है ये लिया कहाँ से है, तो महाराष्ट्र का दोस्तों जो सिंधुदुर्ग तट है यहीं पर एक ऐतिहासिक किले से लिया गया है, क्योंकि साथ ही 1781 में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित जो फोर्ट विलियम है इसका जो मूल नाम है ये इंग्लैंड के जो राजा थे विलियम तृतीय इन्हीं के नाम पर रखा गया था, और इसे हाल ही में परिवर्तित कर दिया है। और फोर्ट विलियम के भीतर ही
कुछ अतिरिक्त नाम और परिवर्तित किए गए। जैसे कि जो किचनर हाउस है, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, तो मानिकशॉ हाउस। और जबकि जो सेंट जॉर्ज गेट है, इसका भी नाम बदल दिया है, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, तो शिवाजी गेट। अब एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, मैं आपको चारों कमान के मुख्यालय एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जिसमें से साथी जो पूर्वी कमान का मुख्यालय या आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, और ये गठन कब हुआ था इसका, तो 1920 के अंदर। पश्चिमी कमान का मुख्यालय पूछा आप लोगों से, तो चंडीमंडल हरियाणा के अंदर है, इसका गठन कब हुआ था, तो 1947 के अंदर। उत्तरी कमान का अगर आप लोगों से मुख्यालय पूछे, तो उधमपुर जम्मू कश्मीर के अंदर है, इसका गठन 1972 के अंदर हुआ था। और दक्षिणी कमान का मुख्यालय पूछे, तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर है, गठन कब हुआ था इसको, तो 1895 के अंदर। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भी दक्षिण जॉर्जिया द्वीप से टकराने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जो हिमखंड है, यह भी कौन सा बना है। तो इस हिमखंड का नाम है हिमखंड A23A। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो हिमखंड A23A है, यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, जो कि भी दक्षिण जॉर्जिया द्वीप की ओर बढ़ रहा है। और इसके वजन की बात करें तो लगभग दोस्तों 1 ट्रिलियन टन है, और ये 400 वर्ग मील में फैला हुआ है। ये 1986 में अलग होने से पहले क्या है कि 37 वर्षों तक अंटार्कटिका के पास समुद्र तल पर फंसा रहा था, और अब ये दक्षिण जॉर्जिया द्वीप से 300 किलोमीटर की दूरी पर बह रहा है। अब एक बार दोस्तों मैं आपको बाकी के हिमखंड के बारे में और बता देता हूँ। जैसे कि जो हिमखंड B15 है, ये कभी सबसे बड़ा हिमखंड था, और ये 2000 में अंटार्कटिका के रॉस आइस से जो शेल्फ है इसी से टूट गया था। हिमखंड C90 की बात करें तो एक विशाल हिमखंड है, जो कि 2002 में अंटार्कटिका की बर्फी की चादर से ये अलग हो गया था। और हिमखंड जो D16 है, ये एक छोटा हिमखंड है, जो कि अंटार्कटिका जल में अपने असमान भाप बैठने के लिए जाना जाता है। अब आज का आप लोग 10वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों के सामने 10वां क्वेश्चन था, और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है, ये लागू हुआ है। आप लोगों को ये बताना है कि इसमें भारत सहित कितने देश शामिल हुए हैं। तो इसमें भारत सहित बात करें तो टोटल 27 देश हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और इसमें साथियों किन देशों ने अनुसमर्थन दिया है, तो निकारागुआ स्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया ने। और इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है, इसका उद्देश्य क्या है, तो 7 जो बड़ी बिल्लियां हैं जैसे कि वाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, इनका संरक्षण करना है। भारत को बिग कैट अलायंस के मुख्यालय के रूप में चुना गया है, और अब तक भारत समेत 27 देशों ने इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है, इसमें शामिल होने में सहमति दे दी है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये शुरू किया गया था। और यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये कब शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ना जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा 1973 के अंदर। अब आज का आप लोग 11वां क्वेश्चन देखिए। आज का आप लोगों से 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े जो हिंदू मंदिर है, इसका उद्घाटन अभी कहां पर किया गया है। तो इसका जो उद्घाटन है, यह भी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसको दोस्तों बनाया किसने, तो बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान के द्वारा। और ये जो नया मंदिर है, ये अफ्रीका में अब 35 जो बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान है मंदिर, इनके नेटवर्क में शामिल हो गया है। हालांकि सर दक्षिण अफ्रीका में देखें तो 7 BAPS मंदिर है, और दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है, इसको भी दोस्तों बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान के द्वारा बनाया गया था। और इसका उद्घाटन कब हुआ था, 2005 के अंदर। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं आपको 2 क्वेश्चन और रिवाइज कराता हूँ। याद करिए जो BAPS है संस्थान, इसने 2024 में UAE की जो राजधानी है अबू धाबी, यहाँ पर भी पहला हिंदू मंदिर खोला था। और दुनिया का सबसे बड़ा यदि आप लोगों से हिंदू मंदिर पूछ रहे तो कंबोडिया के अंदर है, जिसका क्या नाम है, तो अंकुर वाट का मंदिर, याद रखिएगा। अब आज का आप लोग 12वां क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आप लोगों से 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अभी अलग हो गया है। तो इस देश का नाम है अमेरिका देश।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझिए। देखिए साथियों, अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने थे अभी 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने भी संयुक्त राष्ट्र जो मानव अधिकार परिषद है इससे अमेरिका के अलग होने के लिए आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए और आदेश के अनुसार फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए एजेंसी को भविष्य में सहायता राशि जारी करने पर भी रोक लगा दी है। और हाल ही में अमेरिका क्या है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और पेरिस जलवायु समझौते से इससे भी अलग हो गया था। बात करते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। तो ये दुनिया भर में मानव अधिकारों के संरक्षण प्रचार के लिए काम करता है। गठन कब हुआ था इसका, तो 15 मार्च 2006 के अंदर मुख्यालय इसका जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष वर्तमान में इसके कौन है, तो जुर्ग लाउबर। और जबकि इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 47। अब आज का आप लोग आखिरी क्वेश्चन देखिए। ये दोस्तों आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है जो कि 13वां क्वेश्चन है और ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पे भी आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत की स्वतंत्रता की तमिल आवाज में घोषणा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, क्योंकि साथियों इनका 102 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया है। और इनका क्या नाम है, तो एस वेंकट रमन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है एस वेंकट रमन। और इन्होंने क्या है कि 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की ऐतिहासिक खबर को तमिल में दिल्ली से प्रसारित कर देश की जनता को सुनाई थी। और ये और दोस्तों पूछ सकता है आप लोगों से कि ये किस रेडियो पर सुनाई गई थी, तो रेडियो सीलोन पर, जो कि 5:45 पर सुनाई गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा वह तमिल भाषा में सुनाई गई थी। और इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया, याद रखिएगा। अब ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है यह भी कहां पर स्थापित किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात और साथियों, एक बार सोने से पहले इस क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा और यहाँ पर आपको एकदम फ्री पीडीएफ मिलती है। तो पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार सोने से पहले रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे जल्दी अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।